नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स से संबंधित पिछले एक साल यानी हम लोग जून 2022 से लेकर के जुलाई 2023 तक घटित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाओं को देखेंगे, जो आने वाले प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे वो झारखंड, उत्तर प्रदेश या बिहार राज्य में आयोजित की जाती हैं, उसके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस सेशन को मैंने डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ वन लाइनर ढंग से भी रखने का प्रयास किया है, ताकि जो भी प्रश्न करंट अफेयर्स से संबंधित आपसे पूछे जाए एग्जामिनेशन में आप लोग उसे बेहतर ढंग से हल कर सके। तो हम लोग आज के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम हम लोग भारत में घटित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाओं को एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम है कि 10 अप्रैल 2023 को आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है। तो राष्ट्रीय दल का दर्जा देने के लिए यहाँ पर हम लोग संक्षेप में देख लेंगे कि आखिर किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का जो दर्जा दिया जाता है वो किस प्रकार से दिया जाता है। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 के अंतर्गत दिया जाता है, जिसमें किसी भी राजनीतिक दल को निर्धारित शर्तों को पूरा करना पड़ता है। इनके 3 शर्त होते हैं। पहला क्या है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में टोटल वैलिड वोट का कम से कम उस राजनीतिक दल ने 6% वोट प्राप्त किया हो, तथा 4 राज्यों में लोकसभा की 4 सीटें उसने जीती हो, तभी उस दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है। दूसरा शर्त है कि लोकसभा के कुल सीटों का कम से कम 2% वह पार्टी जीती हो और वह भी कम से कम 3 राज्यों में इस सीट को उसने जीता हो। तीसरी शर्त है कि 4 या उससे अधिक राज्यों में उस राजनीतिक दल को स्टेट पार्टी का दर्जा उसे प्राप्त हो, तभी चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 के अंतर्गत उस दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा देता है। तो 10 अप्रैल 2023 को दिल्ली की आम आदमी पार्टी, जिसके प्रमुख अरविंद केजरीवाल हैं, जो वर्तमान समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, इस पार्टी को क्या दिया गया? राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया गया। वहीं 3 दल तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय दल का दर्जा छीन लिया गया। अब ये क्षेत्रीय दल के रूप में जानी जाएंगे। इस प्रकार भारत में राष्ट्रीय दलों की जो कुल संख्या हो गई है वह 6 हो गई है। पहले 7 थी, अब घट करके 6 हो गई है। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, सीपीआई मार्क्सवादी, एनपीपी और एक आप। एनपीपी आपका नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है, जिसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया था। अगला जो महत्वपूर्ण हमारा फैक्ट है वह है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से संबंधित, और इसे 10 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया था। 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में किबीथू से इसे लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा, जो किबीथू है भारत का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है, जो कि वालांगू में स्थित है। वालांगू में किबीथू स्थित है और जिला कौन सा है? अंजाव जिला, अरुणाचल प्रदेश में। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है सीमा क्षेत्रों में अवसंरचना निर्माण के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे बजट 2022-23 में घोषित किया गया था। इस प्रोग्राम को 2022-23 से लेकर के 2025 से 26 तक संचालित किया जाएगा और इसके अंतर्गत बॉर्डर क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया जाएगा, ताकि वहां से जो लोग पलायन करके बड़े शहरों की ओर आ रहे हैं उस पलायन को रोका जा सके और वहीं पर स्थानीय लोगों को नौकरी और जो भी जरूरी आवश्यक चीजें हैं जीवन जीने के लिए वह प्रोवाइड करवाया जाए। वर्तमान समय में यह जो योजना है 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में संचालित की जा रही है। 4 राज्य में हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड, ये 4 बॉर्डर स्टेट, और 1 यूटी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख में इस योजना को संचालित किया जा रहा है।
अगला रिपोर्ट है हमारा कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। इसे 4 अप्रैल 2023 को जारी किया गया और यह रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है जो अब जारी किया गया है। इसमें न्याय प्रणाली के 4 स्तंभ के अंतर्गत इस रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया है। इसके स्तंभ कौन कौन से हैं? तो पहला है पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता की क्षमता को मापने के लिए इस रिपोर्ट का निर्माण किया जाता है। इस रिपोर्ट का निर्माण दक्ष, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, कॉमन कॉज, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस आदि के सहयोग से संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है। इस रिपोर्ट में सबसे बड़े राज्यों में जो प्रथम स्थान आया है वह स्थान है कर्नाटक का और इसमें सबसे अंतिम स्थान है उत्तर प्रदेश का, जिसे 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं छोटे राज्यों की बात करें तो प्रथम स्थान सिक्किम को प्राप्त हुआ है और गोवा को सबसे अंतिम स्थान यानी 7वां स्थान मिला है। वहीं बिहार को इस रिपोर्ट में 16वें स्थान पर रखा गया है। अगला महत्वपूर्ण और चर्चित घटनाक्रम था एमवी विलास क्रूज, जिसे 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। यह विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज है जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ जिले में बोगीबिल तक पहुंचती है और ये इस दौरान 3200 किलोमीटर की यात्रा करती है। और इस यात्रा में याद रखिएगा कि बांग्लादेश भी शामिल है। बांग्लादेश के सुंदरबन डेल्टा से होते हुए भी यह एमवी गंगा विलास क्रूज गुजरती है। यह क्रूज NW1 यानी आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो कि हल्दिया से प्रयागराज जाती है और NW2 जो धुबरी से सादिया तक है उससे होकर ये इसका संचालन किया जाता है और कोलकाता से धुबरी तक जो कि इंडो बांग्ला प्रोजेक्ट रूट है इससे भी होकर के ये आगे असम में प्रवेश करती है। यह क्रूज जो है कुल 27 नदी प्रणालियों से होकर के गुजरती है जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी भी शामिल है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के साथ साथ उनकी सहायक नदियां इसमें शामिल है। इस क्रूज का जो संचालन है वह मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज के द्वारा किया जा रहा है। संचालन मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। वहीं इस क्रूज में 3 डेक और 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 18 सूट उपलब्ध हैं। सर्वाधिक पर्यटक इस पहली यात्रा में शामिल हुए थे स्विट्जरलैंड के इसमें 32 पर्यटक शामिल हुए थे। इस पोत की जो लंबाई है वो 62.5 मीटर है और चौड़ाई 12.8 मीटर है। लंबाई 62.5 और चौड़ाई 12.8 मीटर है। वहीं इसी अवसर पर 13 जनवरी 2023 को वाराणसी में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टेंट सिटी का उद्घाटन किया था जिसका संचालन जो है प्रतिवर्ष अक्टूबर से जून माह तक किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसी अवसर पर पश्चिम बंगाल में हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। अगला घटना है कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन है? तो वह है आपका केरल उच्च न्यायालय। उसने फरवरी 2023 में एक निर्णय दिया था जो कि मलयालम भाषा में था। मलयालम भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय भारत का केरल उच्च न्यायालय है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण समिति है अभय ओका समिति। अभय ओका समिति ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए इस समिति का गठन किया गया है और यह समिति इस पर अपनी रिपोर्ट देगी। उल्लेखनीय है कि भारत की 8वीं अनुसूची संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया गया है और महत्वपूर्ण तथ्य है कि इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है। अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई है। अगला घटना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस समिति के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और CJI। उल्लेखनीय तथ्य है कि अगर लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं हुआ तो लोकसभा में सबसे बड़े दल का जो नेता होगा वह इस समिति का सदस्य होगा। निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति होती है वह अनुच्छेद 324(2) के अंतर्गत किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण घटना है कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया और
कर्नाटक के हुबली जंक्शन, पूर्व नाम क्या था, हुबली जंक्शन, यह धारवाड़ जिले में स्थित है। धारवाड़ के हुबली जंक्शन में श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी स्टेशन है। इस स्टेशन पर एक नए प्लेटफॉर्म का निर्माण हुआ है जो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। यह स्टेशन दक्षिण पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आता है और 13 जनवरी 2023 को इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया। यहाँ पर प्लेटफॉर्म संख्या 8 है जिसकी लंबाई 1507 मीटर है, यानी 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी यह प्लेटफॉर्म है और इसका उद्घाटन 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इससे पूर्व यदि हम लोग देखें तो विश्व का सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म था वह गोरखपुर जंक्शन में स्थित था और उसकी लंबाई थी 1366.33 मीटर। यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित थी और वर्तमान समय में गोरखपुर जंक्शन का प्लेटफॉर्म विश्व का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन गया है। 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला, ध्यान रखिएगा आकांक्षी जिला एक कार्यक्रम है और यह केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बना मध्य प्रदेश का विदिशा जिला, जिसे 13 जनवरी 2023 ईस्वी में यहाँ पर 5G तकनीक को लागू कर दिया गया था। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है, तो कोल्लम जिला, केरल। केरल का कोल्लम जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है। इसकी घोषणा 14 जनवरी 2023 को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के द्वारा की गई है और यह जो संविधान की साक्षरता दर बढ़ाने के लिए केरल में जो अभियान चलाया गया था उस अभियान का नाम था संविधान साक्षरता अभियान, द सिटीजन 2022। इस अभियान के तहत ही कोल्लम जिला जो है केरल का वह भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना था। इसके पश्चात आते हैं हम लोग राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर और कैबिनेट द्वारा इसकी जो मंजूरी मिली थी वह 4 जनवरी 2023 को मिली थी, जिसे प्रारंभिक व्यय 19,744 करोड़ रुपए के द्वारा इस मिशन को प्रारंभ किया गया है। लगभग 20,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि के साथ इस मिशन को लॉन्च किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है, तो 2030 तक 5 MMT मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का विकास करना, इतनी क्षमता का जो है विकास करना कब तक, 2030 तक, और 125 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता का विकास करना इस राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। तीसरा लक्ष्य जो है आपका वह है वार्षिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी लाना और इसे 50 MMT तक लेकर के आना। और इसके अतिरिक्त यदि हम लोग देखें तो महत्वपूर्ण तथ्य, तो भारत 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र का लक्ष्य बना करके चल रहा है, यानी भारत 2047 तक किसी भी प्रकार के ईंधन का आयात नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त नेट जीरो की बात करें तो नेट जीरो उत्सर्जन का जो लक्ष्य है उसे हम लोग 2070 में प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और यह घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। अगला घटना है कि सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का जो पहला जिला बना है वह वायनाड केरल बना है और यह जो बुनियादी दस्तावेज है इसके अंतर्गत आपका आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि आते हैं। और यह जो अभियान चलाया गया था केरल में, अक्षय विगकम कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन, एक अभियान चलाया गया था ABCD, और इसी के अंतर्गत वायनाड जिला केरल का बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बना। भारत की सबसे लंबी स्केप टनल का जो निर्माण किया गया है वह निर्माण किया गया है आपका उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के अंतर्गत कटरा बनिहाल खंड पर T49 में इस स्केप टनल का निर्माण किया गया है। T49 सुरंग जो है देश की सबसे लंबी परिवहन टनल है और इसकी लंबाई कितनी है, 12.75 किलोमीटर। वहीं इस पर जो स्केप टनल बनाया गया है उसकी लंबाई 12.895 किलोमीटर है, यानी जो मूल सुरंग है उससे ज्यादा लंबी स्केप टनल यहाँ पर बनाई गई है। इसका जो आकार है वह घोड़े के नाल के समान है और कटरा बनिहाल खंड के सुंबर और खारी स्टेशनों के बीच इस सुरंग को बनाया गया है।
इस सुरंग के निर्माण में न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का प्रयोग किया गया है। न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के द्वारा इस T49 सुरंग का निर्माण किया गया है। आगे है कि स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु। तमिलनाडु ने इसकी घोषणा 2021-22 के राज्य बजट में की थी और इसके अनुसार स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बनता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत सरकार के द्वारा जलवायु परिवर्तन पर जो राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई गई थी, इस पर काफी प्रश्न विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जलवायु परिवर्तन पर जो राष्ट्रीय कार्य योजना थी उसे 30 जून 2008 को लॉन्च किया गया था और इस योजना के अंतर्गत 8 मिशन को शामिल किया गया था, जिसमें क्या क्या था, तो राष्ट्रीय सौर मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, छठा है हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, सातवां सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन और आठवां जो था जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। ये जो 8 मिशन है आपके, 8 मिशन भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के प्रमुख घटक हैं। अगला है कि भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो यह किया गया है धर्मदम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, कन्नूर जिला, केरल में। इसका उद्घाटन दिसंबर 2022 में किया गया था। यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य है, केरल में PN पनिकर को केरल में पुस्तकालय आंदोलन का जनक माना जाता है, जिनकी पुण्यतिथि है 19 जून, जिसे केरल में वायना दिनम, रीडिंग डे के रूप में भी मनाया जाता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि केरल में पुस्तकालय आंदोलन का जनक PN पनिकर को माना जाता है और उनकी पुण्यतिथि 19 जून को वायना दिनम या रीडिंग डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व का प्रथम पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह तिरुअनंतपुरम, केरल में स्थापित किया गया है। आगे है कि भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र, इसकी स्थापना जो की गई है वह तिरुपति नगर निगम के द्वारा आंध्र प्रदेश में की गई है और यहाँ पर विनायक सागर झील का जो जल है उसके पुनः उपयोग करने के उद्देश्य से इस अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना 18 जनवरी 2023 को की गई है। वहीं एशिया का सबसे बड़ा जो सीवेज उपचार संयंत्र है उसकी स्थापना दिल्ली में की गई है। एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार तंत्र की स्थापना दिल्ली में की गई है। आगे है कि भारत का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन सा है, तो केरल। केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य है। वहीं डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला पहला जिला बना था केरल का त्रिशूर जिला और यह 2021 में भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला जिला बना था। जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की जो बैठक थी CBDO-15, इसमें भारत के किस कार्यक्रम को संयुक्त राष्ट्र विश्व पुनर्स्थापन फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो CBDO-15 के अंतर्गत भारत में संचालित की जा रही नमामि गंगे कार्यक्रम को शामिल किया गया है। किसमें, तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पुनर्स्थापन फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। कब किया गया, तो 13 दिसंबर 2022 को मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित बैठक में इसकी घोषणा की गई थी। उल्लेखनीय तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन दशक के रूप में 2021 से 30 तक इसे मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन दशक 2021 से 30 तक मनाया जा रहा है। वहीं फरवरी 2023 में नमामि गंगे मिशन के द्वितीय चरण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और यह 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसके अंतर्गत गंगा नदी से जो जुड़े सफाई अभियान है या जो भी अपशिष्ट संयंत्र है उसका निर्माण विभिन्न राज्यों के अंतर्गत किया जाना है। आगे है हिमालयी पशु याक को खाद्य पशु का दर्जा दिया गया है और अगर हम लोग इसकी स्वीकृति देखें तो भारतीय खाद्य
संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के द्वारा यह जो टैग है यह प्रदान किया गया है। 20वीं पशुधन गणना अगर हम लोग बात करें तो 2019 के अनुसार भारत में कुल याकों की संख्या 58,000 है और ये याक ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में याक जो है वो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल का हिमालयी क्षेत्र और उत्तराखंड में ये पशु पाए जाते हैं। यदि हम लोग राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र की बात करें तो उसकी स्थापना दिरांग में की गई है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और पश्चिम कामेंग जिला अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिला के दिरांग में राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। आगे है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। इसका उद्घाटन 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बंगलुरु कर्नाटक में किया गया है। यह जो प्रतिमा है यह श्री नाड प्रभु कैंपेगौड़ा प्रथम की है और ये विजयनगर साम्राज्य के अधीन 16वीं सदी में एक सामंतवादी शासक थे। इन्हें आधुनिक बेंगलोर का संस्थापक भी माना जाता है। इनकी इस प्रतिमा का जो स्थापना किया गया है यह स्थापना किया गया है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंगलुरु के परिसर में इस प्रतिमा की स्थापना की गई है। यह एक कांस्य या ब्रॉन्ज प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई 108 फीट है और इसमें 98 टन कांस्य और 120 टन इस्पात का उपयोग किया गया है। इस प्रतिमा के निर्माण में 98 टन कांस्य और 120 टन इस्पात का प्रयोग किया गया है। इसके शिल्पकार हैं राम बी सुतार भारत के प्रसिद्ध शिल्पकार हैं और इनके द्वारा बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण किया गया है। एक प्रमुख मूर्ति है इसका निर्माण राम बी सुतार ने किया है जो काफी विवादित भी रही और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। एक हिंट दे रहा हूं, उसका नाम आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करना है, कमेंट में आप उसका नाम मेंशन कर सकते हैं। इसके पश्चात है कि लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इस प्रतिमा को शामिल किया गया है। किस प्रतिमा को? तो नाद प्रभु कैंपेगौड़ा प्रथम की प्रतिमा को लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है और किसी भी शहर के संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा के रूप में इसे जाना जाता है। यहाँ पर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और मूर्तियों को हम लोग देख लेंगे जो कि काफी महत्वपूर्ण है और विभिन्न एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो पहला है यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। इसका लोकार्पण जो है नाथ द्वारा नगर राजसमंद जिला राजस्थान में 29 अक्टूबर 2022 को किया गया था। यह विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसका अन्य नाम क्या है? विश्वास स्वरूपम इस प्रतिमा का दूसरा नाम दिया गया है। इसकी ऊंचाई 369 फीट है और मीटर में 112.47 मीटर नाथ द्वारा में स्थापित भगवान शिव की प्रतिमा की ऊंचाई है। अगला है स्टैच्यू ऑफ पीस। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 16 नवंबर 2020 को किया गया था। यह प्रतिमा जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की प्रतिमा है और इसकी ऊंचाई 151 इंच है और इनके 151वें जन्म दिवस पर इस प्रतिमा का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। इस प्रतिमा का जो निर्माण है यह अष्ट धातुओं के द्वारा किया गया है जिसका मुख्य घटक तांबा है और इस प्रतिमा की स्थापना राजस्थान के ही पाली में जैतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में इसकी स्थापना की गई है। आगे है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। इसका उद्घाटन 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तेलंगाना के हैदराबाद में शमशाबाद स्थित त्रिदंडी चिन्नाजियर स्वामी आश्रम में किया गया है और यह जो प्रतिमा है 11वीं सदी के दार्शनिक संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी रामानुजाचार्य की प्रतिमा है जो कि दक्षिण भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। इसका हिंदी में नाम दिया गया है समता मूर्ति और ऊंचाई है 216 फीट। इस मूर्ति का निर्माण पंचलोह या पंच धातु तत्व से इसे निर्मित किया गया है जिसमें स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल या जस्ता, पीतल तथा जस्ता को शामिल किया गया है। 5 धातु से इस मूर्ति का निर्माण किया गया है और बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसे
तेलंगाना के शमशाबाद हैदराबाद में स्थापित किया गया है। यदि बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा की हम लोग बात करें तो वह थाईलैंड में स्थित द ग्रेट बुद्धा है, जिसकी ऊंचाई 302 फीट है और इसकी ऊंचाई 216 फीट है। रामानुजाचार्य की जो प्रतिमा है उसकी ऊंचाई 216 फीट है। अगला है स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी। इसका उद्घाटन 12 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अयोध्या जनपद में किया गया था और यह भी स्वामी रामानुजाचार्य की एक प्रतिमा है। इसका एक अन्य नाम है मर्यादा मूर्ति और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की यह एक छोटी प्रतिकृति के रूप में इसकी स्थापना की गई है। अगला है स्टैच्यू ऑफ पीस। इसका जो उद्घाटन है जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा श्रीनगर में किया गया है और यह भी जो प्रतिमा है स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 4 फीट है और इसका निर्माण मकराना के सफेद संगमरमर से किया गया है, जिसका कुल वजन 600 किलो है। आगे है एक योजना प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना और यह एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना का अंतर्गत इसे लॉन्च किया गया है। एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना का जो शुभारंभ था वह 17 अक्टूबर 2022 को किया गया था और प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना के अंतर्गत एक यूरिया बैग लॉन्च किया गया है जिसका ब्रांड नेम भारत है। इस ब्रांड के तहत भारत में सब्सिडी वाले उर्वरक संपूर्ण देश में बेचे जाएंगे। केवल और केवल भारत ब्रांड के नाम से ही बेचे जाएंगे, चाहे वह यूरिया किसी भी कंपनी के द्वारा क्यों न बना करके बेचा जाता हो। आगे है भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव और यह है आपका मोढेरा गांव, मेहसाना जिला, गुजरात में। मोढेरा गांव भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है। मोढेरा गांव चालुक्य शासनकाल में बने अपने सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण चालुक्य वंशीय शासक भीम प्रथम के शासनकाल में हुआ था और यह सूर्य मंदिर पुष्पावती नदी, जिसे रूपेन की सहायक के रूप में जाना जाता है, रूपेन नदी गुजरात के मेहसाना जिले में प्रवाहित होती है, जिसकी सहायक पुष्पावती नदी है, उसके किनारे इस सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया था। और इस उपलब्धि की जो घोषणा है कि भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव, इसकी जो घोषणा है यह अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था और भारत का यह पहला विरासत स्थल है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित है। मोढेरा के सौरीकरण के लिए एक परियोजना का संचालन किया गया था जिसे सूर्य ग्राम सन विलेज परियोजना का नाम दिया गया था और इसी योजना के तहत मोढेरा का सोलराइजेशन किया गया है। आगे है स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 में शीर्ष राज्यों की केवल यहाँ पे हम लोग रैंकिंग्स देख लेते हैं और जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो स्वच्छता ही सेवा 2022 में जो शीर्ष राज्य है कर्नाटक है और दूसरे स्थान पर बिहार है। वहीं सुजलम 1.0 के तहत शीर्ष राज्य मध्य प्रदेश है और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। वहीं तेलंगाना तीसरे और उड़ीसा चौथे पायदान पर सुजलम 1.0 के तहत आता है। वहीं सुजलम 2.0 के तहत जो शीर्ष राज्य है पहले स्थान पर कर्नाटक और दूसरे स्थान पर तेलंगाना है। वहीं तीसरे स्थान पर उड़ीसा और चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश का स्थान आता है। स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण 2022 के अनुसार, जिसे 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर इस सर्वेक्षण रिपोर्ट को जारी किया गया था। इस रिपोर्ट को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। इसमें शीर्ष बड़े राज्य जो हैं, जो 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं, उसमें तेलंगाना को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और दूसरा स्थान हरियाणा को प्राप्त हुआ है। वहीं तमिलनाडु इस सूची में तीसरे स्थान पर बना हुआ है। वहीं शीर्ष छोटे राज्यों की बात करें तो पहले स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरे स्थान पर दादर एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव आता है, तीसरे स्थान पर सिक्किम है। और इस रैंकिंग में, ग्रामीण रैंकिंग में जो शीर्ष जिला बना है वह हरियाणा का भिवानी जिला बना है। वहीं स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, जिसे 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, इसके अनुसार भारत का सर्वाधिक स्वच्छ शहर
जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, इसमें पहला स्थान इंदौर को प्राप्त हुआ है। इंदौर लगातार छठी बार इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। वहीं दूसरे स्थान पर गुजरात का सूरत है। गुजरात के सूरत को सर्वाधिक स्वच्छ शहर की सूची में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं 1 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी के अंतर्गत जो शीर्ष 5 शहर हैं उसमें पहला स्थान आंध्र प्रदेश के तिरुपति को प्राप्त हुआ है। वहीं कर्नाटक के मैसूरू को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अब 100 शहरी स्थानीय निकायों से कम राज्यों में जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है वो त्रिपुरा को प्राप्त हुआ है। वहीं झारखंड को इस सूची में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। 100 शहरी स्थानीय निकायों से कम राज्यों में झारखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक में राज्यों में पहली सूची प्राप्त हुई है मध्य प्रदेश को और दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ को। आज के सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके पश्चात हम लोग नमस्ते योजना, भारत के उपराष्ट्रपति, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, राष्ट्रपति चुनाव, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत के बाद भारत नेपाल पर्यटक रेलगाड़ी आदि को हम लोग नेक्स्ट ये में देखेंगे। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज, जिसे अगले सेशन में हम लोग इसे पूरा कवर करेंगे। इसके साथ ही यदि आपको इन दोनों सेशन का PDF चाहिए तो गूगल प्ले स्टोर से आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये PDF प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जिसका लिंक मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, वहां पर ये PDF उपलब्ध आपको मिलेंगे और वह भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।